हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टार्ट थिंकिंग। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है भोली। ये चैप्टर एक गर्ल के ऊपर है जिसका नाम भोली है, जैसा कि टाइटल दे रखा है चैप्टर का, तो इसके बारे में ही हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले ये बॉक्स पढ़ते हैं। फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वॉज नेग्लेक्टेड एट होम। यानी बचपन से ही भोली को नेग्लेक्ट किया जाता था उनके घर पर। यानी इस लड़की को इतना अहमियत नहीं दी जाती थी उनके घर पर। तो बचपन से ही ऐसा होता था इनके साथ। वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर। लेकिन उनको जो टीचर थी वो काफ़ी इंटरेस्टेड थी इस लड़की के अंदर। यानी इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से बात करती, यानी इंटरेस्ट रखती थी लड़की में। डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर एक्सपेक्टेशन। तो जो टीचर ने इतनी सारी उम्मीदें लगाई थी भोली से, क्या वो उन्हें पूरा कर पाएगी? तो यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हर नेम वो सुलेखा। तो इसमें ये लड़की की स्टोरी है गर्ल की। तो वो बता रहे हैं कि जो गर्ल का नाम है वो सुलेखा है। उसका ओरिजिनल नेम या रियल नेम हम कह सकते हैं सुलेखा है। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलेटन। लेकिन बचपन से ही सब लोग उसको भोली के नाम से जानते हैं। यानी हमारा घर पे भी एक निक नेम होता है, तो हम उस वो हमारा अलग नाम होता है, तो ऐसे ही इसके साथ निक नेम भोली है, तो मतलब सब इसको भोली के नाम से जानते हैं। लेकिन रियल नेम सुलेखा है। द सिंपलेटन। सिंपलेटन मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो शायद आपकी बातों को अच्छे से समझ ना पाए या रिस्पॉन्ड ना कर पाए तुरंत आपकी बातों को। तो ऐसा एक हम कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की बातों में आ जाए या दूसरों की बातों को समझ ना पाए। तो वही एक भोली भी ऐसी ही लड़की थी। तो अड़ियल कह सकते हैं हम हिंदी में। मतलब काफ़ी शांत थी वो, लेकिन बातों को रिस्पॉन्ड या सुन नहीं पाती थी अच्छे से या समझ नहीं पाती थी कह सके तो ऐसी लड़की थी। ऐसा उसको सब बोलते थे, अड़ियल बोलते थे, यानी उसको ऐसा चिढ़ाते थे। शी वॉज फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। अब यहाँ पे नंबरदार जो लिख रखा है, हम इसको कह सकते हैं कि जब कोई गांव में एक रेवेन्यू ऑफिसर होता है, यानी रेवेन्यू ऑफिशियल होते हैं, उनको नंबरदार कहते हैं। तो इनके जो फादर हैं यानी नंबरदार रामलाल, उनकी ये चौथी बेटी है। तो इनके फादर का नाम पता चल गया रामलाल है, और उनकी पोस्ट का भी पता चल गया कि वो क्या काम करते हैं। वैन शी वॉज 10 month ओल्ड, जब वो 10 महीने की थी, शी हैड फॉलन ऑफ द कोट ऑन हर हेड एंड परहैप इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन। जब वो 10 महीने की थी तो वो बेड से गिर गई, यानी फॉलन ऑफ द कोट ऑन हर हेड, यानी वो बेड से सर के बल गिरी। तो उससे उसका जो ब्रेन का कुछ पार्ट था वो क्या हो गया था, डैमेज हो गया था, यानी उसको कुछ नुकसान हो गया था। दैट वॉज वाई शी रिमेन अ बैकवर्ड चाइल्ड एंड केम टू बी नोन एज भोली द सिंपलेटन। इसलिए उसको सब क्या बोलते थे, एक बैकवर्ड चाइल्ड बोलते थे, यानी जो दूसरों के मुकाबले, बच्चों के मुकाबले पिछड़ा होता है, यानी समझ नहीं पाता चीज़ों को। और इसी से उसका नाम भोली पड़ गया। यानी हम ऐसा बच्चा जो शायद कोई होता, हम उसे बोलते हैं भोला है, ये तो भोला है, तो ऐसे इसका नाम लड़की ने तो भोली भोली ऐसे बोलने लग गए इसको सब, इसलिए इसको भोली बोलते थे द सिंपलेटन। यानी बार बार इसका ये नाम सिंपलेटन यानी अड़ियल या मूर्ख ऐसा इसको बेचारी को चिढ़ाते थे सब। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी। जब वो पैदा हुई थी, जब छोटी सी थी, तो काफ़ी सुंदर और बहुत प्यारी बच्ची थी। बट वेन शी वॉज 2 year ओल्ड, लेकिन जब वो 2 साल की हुई, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो उसको क्या हुआ, स्मॉल पॉक्स हो गया, यानी छोटी माता हम कहते हैं, यानी उसमें आपकी बॉडी पर, पूरी बॉडी पर छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती हैं। तो ऐसा इसको अटैक आया इसका स्मॉल पॉक्स का। यानी जब वो 10 महीने की थी तो उसका बेड से गिर गई, तो उसका सर भी डैमेज हो गया, यानी काफ़ी बैकवर्ड बन गई एक बच्चों के मुकाबले। और फिर उसके बाद 2 साल की हुई तो स्मॉल पॉक्स का अटैक आ गया। ओनली द आइज वर सेव, वैसे उसकी आंखें बची थी, बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पोक मार्क्स। लेकिन आंखों के अलावा उसकी जो पूरा शरीर था वो परमानेंटली यानी हमेशा के लिए कैसा हो गया था, डिसफिगर हो गया था। यानी बड़े बड़े काले काले रंग के मार्क्स यानी धब्बे उसके पूरे शरीर पर बन गए थे, जिन्होंने उसकी जो इतनी सुंदर प्रीटी गर्ल थी उसका पूरा फिगर खराब कर दिया था। यानी मतलब बहुत अजीब सी लगने लगी थी वो, मतलब उसकी बॉडी काफ़ी मतलब सुंदर नहीं रही थी अब। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। तो वो छोटी सी सुलेखा 5 साल तक, जब वो 5 साल की हो गई तब तक भी बोलना नहीं सीखी थी। एंड वेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, और लेकिन बहुत लेट वो बाद में बोलना सीख गई। शी स्टैमर्ड, लेकिन कैसा सीखी, वो भी ऐसा बोलती थी लड़ खड़ा के, यानी मतलब अच्छे से नहीं बोल पाती थी, वो थोड़ी सी हकलाती थी बोलने में, यानी हकला हकला के बोलती थी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक हर। तो जो दूसरे बच्चे थे वो उसका मतलब मजाक उड़ाते और मिमिक यानी उसकी नकल उतारते, यानी जब वो हकला के बोलती तो उसका नकल उतारते जैसे कैसे बोल रही है। एज अ रिजल्ट शी टॉक वेरी लिटिल। इसका ये रिजल्ट हुआ कि वो बहुत कम बोलने लग गई। उसे ऐसा लगता था कि अगर मैं बोलूँगी तो मेरा मजाक बनेगा, इसलिए वो बोलना ही बंद कर देती, यानी बहुत ही कम बोलती। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, 3 सन एंड 4 डॉटर्स एंड द यंगेस्ट ऑफ दैम वॉज भोली। यानी अब इसमें पता चल रहा है कि जो रामलाल है उसके 7 बच्चे हैं,
जिनमें 3 बेटे हैं और 4 बेटियां हैं उनके पास, और जो सबसे छोटा है उनमें वो भोली है। सबसे छोटी बेटी उनकी भोली है और सबसे छोटी भी वही है। इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर हाउस होल्ड एंड देयर वॉज अ प्लानिटी टू ईट एंड ड्रिंक। यानी अब ऐसा नहीं है कि कोई गरीब परिवार से आती है भोली जो इसको बेचारी को ऐसा सब कुछ मजाक बना रहे हैं, लेकिन काफ़ी प्रॉस्परस फार्मर की बेटी, यानी काफ़ी अमीर इनके पापा हैं जो कि किसान हैं, काफ़ी अच्छा घर बार है। बट देयर वॉज अ प्लानिटी टू ईट एंड ड्रिंक, काफ़ी खाने के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, खूब खाओ पियो खूब अच्छा, मतलब इनके घर में सब चीज़ें हैं। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। सिर्फ भोली को छोड़कर बाकी के जो 6 के 6 बच्चे हैं वो बहुत अच्छे हैं, हेल्दी है, स्ट्रॉन्ग है, नहीं सुंदर है सब तरीके से। द सन हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल एंड लेटर इन कॉलेजेस। जो उनके बेटे हैं उनको तो क्या है, शहर में भेजा गया है पढ़ाई करने के लिए, स्कूल में, और बाद में कॉलेजेस में भी भेजा गया लड़कों को। तो ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। लेकिन बेटियों में बात करें तो राधा सबसे बड़ी है जिसकी शादी हो चुकी है। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल। और जो दूसरी बेटी है मंगला, उसकी शादी भी अब होने वाली है, यानी उसकी रिश्ता हो गया उसका, पर शादी होगी, मतलब उसका भी सेट है, मतलब शादी का मामला। एंड व्हेन दैट वाज डन, सॉरी, द सेकंड डॉटर मंगला मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल एंड व्हेन दैट वाज डन। और जब दूसरी बेटी की शादी हो गई है तो रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड। अब रामलाल अपनी तीसरी बेटी के बारे में सोचता है जिसका नाम चंपा है। दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राउड ग्रूम्स फॉर देम। तो ये जो तीनों बेटियां उनकी, राधा जिसकी शादी हो चुकी है, मंगला की अब वो कर देंगे शादी कंप्लीट, अब उनके पास तीसरी बेटी है चंपा जिसकी शादी अब उन्हें करनी है। तो ये तीनों बेटी काफ़ी गुड लुकिंग है, सुंदर है, काफ़ी हेल्दी है, और इतना कोई कठिन नहीं है इनके लिए कोई भी ब्राइड ग्रूम यानी दूल्हा ढूंढना, क्योंकि ये काफ़ी सुंदर है तो कोई भी इनसे शादी करना चाहेगा। बट रामलाल वॉज वरिड अबाउट भोली। लेकिन रामलाल को अपनी चौथी बेटी यानी भोली की बहुत चिंता है। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। ना तो वो सुंदर दिखती है, क्योंकि उस बेचारी को 2 साल की थी तो स्मॉल पॉक्स हुआ था, इस वजह से उसकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा काले काले धब्बे पड़ गए, पूरी बॉडी डिसफिगर हो गई है, बस आंखें बची हैं। नॉर इंटेलिजेंस, क्योंकि वो बेड से गिरी थी 2 महीने की थी, तो इसलिए वो बेचारी का आधा दिमाग डैमेज हो गया है। तो ना तो उसके पास अच्छे लुक्स हैं ना ही इंटेलिजेंस है, तो दोनों की कमी है। इसलिए उनको अपनी भोली जो बेटी है उसकी बहुत ज़्यादा चिंता होती है। फैमिली भी दिखा रखी है पिक्चर में, ये भोली बैठी है। भोली वॉज 7 ईयर ओल्ड वेन मंगला वॉज मैरिड। अब जब मंगला की शादी जब हो रही है तो भोली 7 साल की, यानी उनकी जो दूसरी बेटी मंगला है राधा से छोटी, जब उसकी शादी है तो भोली कितने साल की है, 7 साल की है। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल वॉज ओपन इन देयर विलेज। और उसी साल जब वो 7 साल की थी तभी उनके गांव में पहली बार क्या हुआ था, एक प्राइमरी स्कूल खुल रहा था गर्ल्स के लिए। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। और तहसीलदार आए थे, मतलब जब स्कूल खुल रहा था तो वहाँ पे जो जैसे कि ओपनिंग सेरेमनी होती है किसी भी चीज़ की, यानी स्कूल की जब ओपनिंग सेरेमनी है तो वहाँ पर तहसीलदार आए उसको परफॉर्म करने के लिए, यानी उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। ही सेड टू रामलाल, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल। तो अब तहसीलदार रामलाल से बोल रहे हैं कि जैसा कि तुम जानते हो कि तुम रेवेन्यू ऑफिशियल हो, मतलब यहाँ के सब पैसों का हिसाब तुम रखते हो, यहाँ के तुम कर विभाग में एक ऑफिसर हो, तो और एक गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो, यानी एक गवर्नमेंट में तुम गवर्नमेंट के कामों में पार्टिसिपेट करते हो, उसके रिप्रेजेंटेटिव हो, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, गांव में एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए अपनी बेटियों को स्कूल भेजकर, कि जब हमारे गांव का नंबरदार यानी रेवेन्यू ऑफिशियल ही अपनी बेटी को स्कूल भेजेगा तो बाकी के लोगों में भी उत्सुकता आएगी, वो भी अपनी बेटियों को देख देख के स्कूल भेजेंगे। तो तुम्हें एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए गाँव के अंदर। कौन कह रहा है, तहसीलदार ये बात कह रहा है। दैट नाइट वेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ शी क्राइड, आर यू क्रेजी, इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी दैम। तो उस रात रामलाल ने ये बात अपनी वाइफ से कंसल्ट किया, ने उनसे सलाह मशवरा किया अपनी वाइफ से रात में बैठकर। तो उनकी वाइफ उनके ऊपर चिल्लाई, क्या तुम पागल हो गए हो, अगर गर्ल्स स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा। यानी तहसीलदार की जो बात थी वो अपनी वाइफ को बताते हैं कि अब हाँ, उन्होंने कहा है कि अपनी बेटियों को स्कूल भेजो जिससे और भी गाँव की लड़कियाँ पढ़ने जाएँ। तो इसलिए वो अपनी वाइफ से बात करते, तो उनकी वाइफ बिल्कुल मना कर देती हैं कि तुम पागल हो गए हो, अगर गर्ल्स स्कूल जाने लगी तो कौन उनसे शादी करेगा। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार। लेकिन रामलाल की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार की बात को अनदेखा कर दे, यानी उसको ना माने।
एट लास्ट हिज वाइफ सेड, लेकिन फिर उसकी वाइफ बाद में समझती है बातों को, फिर कहती है आई विल टेल यू वॉट टू डू। वो बोलती मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए, यानी तहसीलदार की बात कैसे रखनी चाहिए। सेंड भोली टू स्कूल, तो भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज देयर इज अ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, वैसे भी उसकी शादी के बहुत कम चांसेस है कि कोई उससे शादी करेगा, क्योंकि वो इतनी सुंदर नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है, तो बहुत कम उम्मीद है कि उसकी कभी शादी होगी विद हर अगली फेस, क्योंकि उसका इतना अगली फेस, यानी वो बहुत बदसूरत है, लैक ऑफ सेंस, उसमें मतलब दिमाग की कमी है, उसमें सेंस ही नहीं है। लेट द टीचर एट स्कूल वरी अबाउट हर, यानी टीचर्स पे छोड़ दो, वही उसकी चिंता करेंगे। यानी अब वो इस पैराग्राफ से हमें पता चल गया कि उसकी फैमिली में बेचारी भोले की कोई इज्जत नहीं है, कोई उसे प्यार नहीं करता, सब ऐसे सोचते हैं कि मतलब उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, सब उसे छुटकारा पाना चाहते हैं एक तरीके से। तो वो बोल रहे हैं कि इसको ही भेज दो, वैसे भी इसकी शादी नहीं होने वाली है तो इसकी कोई टेंशन नहीं है, ये जाएगी और तहसीलदार की बात भी रह जाएगी। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड कम विद मी। अगले दिन रामलाल भोली का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं चलो मेरे साथ चलो, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल लेके जाता हूँ। भोली वॉज फ्राइटेड, भोली बहुत ज़्यादा डरी हुई है। शी डिड नॉट शी डिड नॉट नो वॉट अ स्कूल वॉज लाइक, वो नहीं जानती कि स्कूल चीज़ होती क्या है, उसे स्कूल के बारे में कभी कुछ पता ही नहीं है, स्कूल ही है क्या है उसे यही नहीं पता। शी रिमेंबर हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बिन टर्न आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। उसे याद आता है कि कुछ दिन पहले ऐसे ही बेचारी जो मेरी ओल्ड काउ यानी बूढ़ी जो हमारे घर की गाय थी लक्ष्मी, उसको भी ऐसे घर से बाहर लेके गए थे और फिर उसको बेच दिया। तो उसे ऐसा डर लग रहा है कि मुझे भी कहीं बेच ना दे, कहीं मुझे घर से बाहर तो नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि उसे पता ही नहीं है स्कूल क्या होती है। तो वो बेचारी ऐसे गाय का एग्जाम्पल मन में सोच रही है कि गाय को भी निकाल दिया था हाथ पकड़ के ऐसे ही, मतलब उसको बेचारे को बाहर निकाला, तो मेरे को भी ऐसे लेके जा रहे हैं। नो 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 नो, शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर गिव। अब वो बेचारी इतने इतने चिल्लाती, नहीं नहीं, वो बेचारी डर में बहुत इतने चिल्लाती है और अपने हाथ को छुटवाती है अपने पापा की ग्रिप से, उसके पापा ने जो कस के हाथ पकड़ रखा है उसको छुड़वाती है कि पापा मुझे छोड़ो, मुझे नहीं जाना। वो बेचारी ऐसे डर रही है कि नहीं जाना नहीं जाना। व्हाट्स द मैटर विद यू यू फूल, वो बोले तुम्हारे प्रॉब्लम क्या है, तुम पागल हो क्या, मूर्ख, ऐसे उसके पापा उसको बोलते हैं। शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाते हैं कि तो क्या तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है, तुम पागल हो क्या। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तुम्हें सिर्फ स्कूल लेकर जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, उसके बाद वो अपनी वाइफ को बोलता है लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ टुडे और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर। वो बोलते हैं आज इसको कुछ अच्छे कपड़े पहनाओ, यानी डिसेंट क्लोथ्स पहनाओ, और एल्स व्हाट विल द टीचर एंड अदर स्कूल गर्ल्स, यानी जो टीचर्स हैं स्कूल की और जो बाकी लड़कियां वहाँ पढ़ने आएंगी, थिंक ऑफ अस, यानी हमारे बारे में क्या सोचेंगी वो जब इसको देखेंगी। यानी वो अभी बेचारी भोले के बारे में नहीं सोच रहे हैं, खुद के बारे में सोच रहे हैं कि जब वो इसको देखेंगे और ऐसे कपड़ों में देखेंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में, इसलिए इसको आज अच्छे कपड़े पहनाओ। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, इसे बता रहा है कि नए कपड़े कभी भोली के लिए आए ही नहीं थे उस घर में, कभी भोली के लिए कभी नए कपड़े आए ही नहीं। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर वर पास्ड ऑन टू हर, उसको तो सिर्फ पुराने कपड़े मिलते हैं अपनी बहनों से, क्योंकि उसकी तीन बड़ी बड़ी बहनें थी। नो वन केयर टू मैंड और वॉश हर क्लोथ, कोई भी उसके कपड़ों की परवाह नहीं करता था। मैंड यानी होता है कि जैसे अगर कोई कपड़ा फट जाता है तो आप उसको सील देते हो, तो ना तो उसके कपड़े फट जाते तो उन्हें सीलता कोई, ना उन्हें धोता, यानी उसकी परवाह किसी को नहीं थी। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, लेकिन आज उसकी किस्मत थी कि आज उसको एक अच्छी साफ सुथरी ड्रेस मिल रही थी, विच हैड श्रंक्स आफ्टर मैनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। और वो कैसी ड्रेस थी, विच हर श्रंक, श्रंक होता है सिकुड़ता कपड़ा, यानी जो मतलब कपड़ा गुड़मुड़ हुआ होता है बहुत, जैसे क्योंकि उसे बार बार धोया गया उस कपड़े को, ऐसा मतलब श्रंक यानी सिकुड़ा हुआ कपड़ा था। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और वो चंपा को नहीं आ रहा था, यानी उसकी तीसरी बहन है चंपा, उसको जो छोटे कपड़ा था मतलब उसको नहीं आ रहा था, इसलिए उसको पास दी, यानी ये भी पुराना ही कपड़ा है उसकी बहन का, लेकिन ये सही कपड़ा है, मतलब सुंदर लगने वाला ऐसा कपड़ा, तो इसलिए उसको बेचारी को दे रहे हैं पहनने के लिए आज, वो भी धुला हुआ कपड़ा दे रहे हैं यानी आज। शी वॉज इवन बाथ एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मेटेड हेयर, आज तो उसको नहलाया भी गया और उसके बालों में तेल भी लगाया गया। इन टू हर ड्राई एंड मेटेड हेयर, ऐसे उलझे हुए और सूखे बालों में आज उसके तेल लगाया गया। ओनली दैन डिड शी बिगिन टू बिलीव दैट शी वॉज बींग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम, जब उसको तैयार किया जा रहा है तो वो इन बातों से सोच रही है कि शायद मुझे कोई अच्छी जगह ले जाया जा रहा है, तब वो इस घर से तो अच्छी जगह लेके जा रहे हैं, इसलिए मुझे इतना अच्छा तैयार करे, तो वो थोड़ा सा मन में बिलीव करते हैं कि शायद मुझे कहीं अच्छी जगह लेगा। उसे पहले डर लग रहा था कहीं मुझे बाहर तो नहीं छोड़ के आ जाएंगे, लेकिन जब उसकी इतनी खातिरदारी हो रही है, इधर तैयार किया जा रहा है, तो सोचते हैं कि शायद किसी अच्छी जगह पर जा रहे हैं इस घर से। तो when they reached the school the children were already in their classrooms, लेकिन जब वो स्कूल पहुंचे उनके फादर भोली को लेकर, तो बच्चे ऑलरेडी पहुंच गए थे अपने अपनी क्लासरूम्स में। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, रामलाल ने अपनी बेटी को सौंप दिया किसको, हेड मिस्ट्रेस, यानी जहाँ की वो वहाँ की जो प्रिंसिपल थी उनके हाथ में
उसका हाथ छुड़वा कर आ गए। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक अबाउट हर विद फियर लेडन आइज। बेचारे को अकेला छोड़कर आ गए तो वो बेचारी पुअर गर्ल यानी बेचारी लड़की वो क्या होती, उसकी फियर लेडन आइज यानी डरी हुई आंखों से, वो बड़ी बड़ी आंखों से सबको देख रही थी। देयर वर सेवरल रूम, हम काफी कमरे थे उस स्कूल में, एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वाटेड ऑन मैट्स, यानी और हर कमरे में लड़कियां घुटनों के बल बैठी थी, यानी आलती पालती मार के हम बैठते हैं तो ऐसे बैठी हुई थी उसकी तरह ही। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, अपनी किताबों में से पढ़ रही थी, स्लेट्स पर लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आज भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम, और उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी वो बोलते हैं कि बेटा भोली तुम भी बैठ जाओ एक कॉर्नर में क्लासरूम में, वो उसको बैठा देती हैं। भोली डिड नॉट नो वॉट एग्जैक्टली अ स्कूल वॉज लाइक एंड वॉट हैपन देयर, भोली को बिल्कुल नहीं पता था कि स्कूल क्या चीज़ होती है एग्जैक्टली और वहाँ पर क्या किया जाता है, उसे कुछ नहीं पता था। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर, लेकिन थोड़ी उसे खुशी हो रही थी क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ उसी की उम्र की थी जो आई हुई थी, इसलिए तो थोड़ी सी खुशी हो रही थी। शी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल माइट बिकम हर फ्रेंड, वो सोचती कि काश इनमें से कोई लड़की मेरी दोस्त बन जाए, यानी घर पर उसे कोई बात नहीं करता था, उसके साथ मजाक बना देते बच्चे, तो इसलिए उसे लग रहा था कि अब मेरी उम्र की लड़कियां तो कोई तो मेरी दोस्त बन ही जाएगी। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, जो लेडी टीचर वहां पर कोई टीचर पढ़ाने आई थी वो बच्चों से कुछ कह रही थी, यानी जो गर्ल्स थी वहां पर उनसे कुछ कह रही थी, लेकिन भोली को वो बातें समझ नहीं आ रही थी। शी लुक एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, वो तो सिर्फ दीवारों पर जो पिक्चर्स बनी हुई थी उन्हें देख रही थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर, उनमें जो पिक्चर्स में रंग थे वो उसको आकर्षित कर रहे थे। द हॉर्स वॉज ब्राउन, जो घोड़ा दीवार पर बना हुआ था वो ब्राउन कलर का था, जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज, वो भी सोच रहे थे कि ये वही घोड़ा है जिस पर तहसीलदार हमारे घर गांव में आते हैं कई कई बार, इसी घोड़े पर, ऐसे ही घोड़े पर बैठ कर आते हैं, तो वो उस बारे में सोच रही है। तो गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, ये तो बकरी देखती है, बकरी का तस्वीर देखती है तो बोलती है कि बकरी तो काली है, सेम उनके पड़ोस में भी ऐसी ही बकरी है। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट सी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चार्ड, और फिर तोते की तस्वीर को देखती है तो बोलती है कि ये तो हरा रंग का है, मन में सोच रही है वो चीज़ें कि तो हरा रंग का ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही तोता मैंने आम के बगीचों में देखा था, सेम ऐसा ही तोता। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और बोलती है कि ये गाय तो बिल्कुल मेरी लक्ष्मी जैसी दिखती है, उनके घर में जो लक्ष्मी थी गाय का नाम है, वो मेरी लक्ष्मी जैसी दिखती है। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर, लेकिन भोली को अचानक ये एहसास होता है कि टीचर उसके साइड में ही खड़ी है और उसको देखकर मुस्कुरा रही है। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, वो बोलती है प्यारी छोटी सी बच्ची तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बोलती है भ भो भो। शी कुड स्टैमर नो फर्दर दैन, यानी वो थोड़ा हकला के बोलती है तो उसे अपना नाम भी नहीं बोला जाता, तो ऐसे बोलती है भ, पहले भा बोलते फिर भो बोलती है, तो ऐसा ही बस इतना ही बोल पाती है। देन शी बिगन टू क्राई, फिर वो रोने लग जाती है। टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज, उसकी आंखों से आंसू लुढ़कने लगते हैं। इन अ हेल्पलेस फ्लड, ऐसा मानो जैसे बाढ़ आ गई हो और उसकी कोई मदद ना कर रहा हो। शी केप्ट हर हेड डाउन, वो अपना सर नीचे कर लेती है। एज शी सेट इन हर कॉर्नर, अपने कोने में चुपचाप बैठ जाती है। नॉट डियरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर, और उसकी हिम्मत नहीं होती उन लड़कियों को नजर उठा के देखने की, क्योंकि वो अभी भी उसके ऊपर हंस रही हैं, यानी सभी लड़कियां उसके ऊपर हंस रही हैं तो उसकी हिम्मत नहीं होती किसी को देखने की। When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, जैसे ही स्कूल की घंटी बजती है तो सारी लड़कियां, स्कर्ट होता है ना बहुत तेज भागना दौड़ना, तो सारी लड़कियां क्लासरूम से बहुत तेज तेज दौड़कर बाहर निकल जाती है। बट भोली डियर नॉट टू लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली में हिम्मत ही नहीं होती वो कोना छोड़ने की। हर हेड स्टिल लोअर, उसका सर अभी भी नीचे था। शी कैप्ट ऑन सोबिंग, वो अभी भी सुबक सुबक के रो रही थी, यानी मतलब ऐसे रोते हैं तो ऐसे रो रही थी। भोली द टीचर वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, तो उसकी टीचर बोलती है भोली, तो जो टीचर की आवाज़ थी वो काफ़ी सॉफ्ट थी और सूदिंग, यानी मन को एकदम अच्छा करने वाली थी, ऐसी आवाज़ थी उसकी टीचर की। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, वो मन में सोच रही है कि आज तक उसको ज़िंदगी में किसी ने इतने प्यार से कभी नहीं बुलाया। इट टच हर हार्ट, उसके दिल को छू जाती है उस टीचर की आवाज़। गेट अप सेड द टीचर, वो बोलती है बेटा खड़े हो जाओ। इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, तो टीचर बोलती है मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं दे रही हूँ, कमांड नहीं दे रही हूँ, बस एक प्यार, एक फ्रेंडली सजेशन दे रही हूँ कि बेटा खड़े हो जाओ। भोली गोट अप, तो भोली खड़ी हो जाती है। नाउ टेल मी योर नेम, तो उसकी टीचर बोलती है बेटा मुझे तुम्हारा नाम बताओ। तो स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, स्वेट यानी उसकी पूरी पूरी बॉडी में पसीना आने लगता है, नहीं पसीने पसीने हो जाती है। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेसर, उसको डर लग रहा है क्या इसकी स्टैमरिंग यानी हकलाने वाली जीभ उसको फिर से अपमानित करेगी टीचर के सामने, उसको ये डर लग रहा है कि टीचर भी मजाक बनाएंगे मेरी हकलाने वाली आवाज़ का। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन,
हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, लेकिन उसको इतने प्यार से टीचर ने बोला था उसका नाम, तो वो इस अच्छी औरत के लिए यानी काइंड वुमेन के लिए चाहती थी कि वो एक एफर्ट करे, एक हिम्मत करे अपना नाम बोलने की। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस शी वुड नॉट लाफ एट हर, तो वो बोलते कि इतनी प्यारी आवाज़ है इन टीचर की, ये मेरा मजाक नहीं बनाएंगी, मेरे पे हंसेंगी नहीं। तो वो बोलती है भ भ भो भो, शी बिगन टू स्टैमर, वो इतना ही बोलती है फिर उससे उसकी आवाज़ हकलाने लग जाती है। वेल डन वेल डन, तो उसकी टीचर बोलती है बहुत अच्छा बहुत अच्छा। द टीचर एनकरेज, उनकी टीचर उसको एनकरेज करिए कि अच्छे से बोलो बेटा, बोल सकते हो तुम, कम ऑन नाउ द फुल नेम, अब पूरा नाम बोल दो, भ भो तो बोल दिया, अब आगे पूरा नाम बोल दो। तो वो बोलती है भा भा भो भोली, तो पूरा नाम बोल देती है लास्ट में भोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट, और आखिरी में उसने पूरा नाम बोल दिया। एंड फेल्ट रिलीव एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, उसे बहुत राहत मिलती है क्योंकि आज उसने ऐसी अचीवमेंट कर ली थी, यानी ऐसा उसने कभी पहले नहीं बोलता, तो उसकी ऐसा लगता कि मानो कितनी बड़ी अचीवमेंट हो उसके लिए। Well done, the teacher patted her affectionately and said, put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. तो उसकी टीचर बोलती है वेल डन, बहुत अच्छा। तो उसकी टीचर उसको मतलब शाबाशी देती हैं, बहुत प्यार से देती हैं और बोलती है बेटा अपने दिल से इस डर को हटा दो और देखना फिर तुम सब बच्चों की तरह बिल्कुल उनकी तरह बोल पाओगी। भोली लुक अप एज इफ टू आस्क, भोली ये टीचर को ऐसे देखती है और बोलती है रियली, क्या सच में मैं ऐसे बोल पाऊंगी? तो उसकी टीचर बोलती है यस यस इट विल बी वेरी इजी, वो बोलती है बिल्कुल हाँ, ये तो बहुत आसान है बोलना। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, बस तुम स्कूल आना, डेली छुट्टी मत करना। विल यू कम, क्या तुम आओगी? भोली नोडेड, भोली ने ऐसा सर हिलाया। नो से इट अलाउड, वो बोलती है सर मत हिलाओ बेटा, तेज बोलो, यस, और वो बोलती है हाँ हाँ हाँ, वो पूरा बोल देती है। एंड भोली हर सेल्फ वॉज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, और भोली खुद हैरान है आज कि वो क्या बोल सकती है, यानी आज उसने कैसे इतने सारे शब्द बोल दिए, अपना नाम बोल दिया, यस हाँ बोल दिया। तो ये उसके लिए बहुत अचीवमेंट थी। डिडंट आई टेल यू नाउ टेक दिस बुक, और फिर वो टीचर बोलते हैं डिडंट आई टेल यू, मतलब मैंने तुम्हें बताया बताया ना, नाउ टेक दिस बुक, अब इस बुक को ले जाओ। यानी वो उसको बोल रही है तो इसलिए बोल रही है कि तुम इस बुक को ले जाओ। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वर इन कलर्स, डॉग कैट गॉड हॉर्स पैरेट टाइगर एंड अ काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी। और वो बुक में क्या था, बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स थी, उन पिक्चर्स में बहुत सारे कलर्स थे। और किन की पिक्चर्स के नाम दिए गए हैं, डॉग की थी, कैट की थी, गोट की थी, हॉर्स की, पैरेट की, टाइगर, और एक काउ की भी पिक्चर्स थी जो कि उनकी लक्ष्मी की तरह थी। एंड विद वेरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन अ बिग ब्लैक लेटर, और हर पिक्चर के साथ एक बड़ा सा काला शब्द था, यानी उसका नाम था उस पिक्चर का कि वो है क्या। इन 1 month you will be able to read this book, then I will give you a bigger book, then a still bigger one। तो उनकी टीचर बोल रही है कि 1 महीने में तुम इस पूरी बुक को पढ़ लेना, फिर मैं तुम्हें इससे बड़ी बुक दूंगी, और जब वो बड़ी बुक भी पढ़ लोगी तो उससे भी बड़ी बुक दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनी वन एल्स इन द विलेज, और देखना कुछ ही समय में तुम इतनी इंटेलिजेंट हो जाओगे कि गांव में तुमसे इंटेलिजेंट कोई नहीं होगा। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, और फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम पर हंसने की। पीपल विल लिसन टू यू, तुम लोग फिर तुम्हें सुनेंगे, तुम्हारी इज्जत करेंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टमर, और फिर तुम बिल्कुल थोड़ा सा भी हकलाओगी नहीं और बिल्कुल साफ बोलोगी। अंडरस्टैंड, समझी मेरी बात को? नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, अब घर जाओ और कल सुबह जल्दी आ जाना स्कूल। Boli felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers। आज भोली को मानो ऐसा लग रहा था कि सारे मंदिरों की घंटियां बहुत तेज तेज बज रही हैं। जो पेड़ है उनके स्कूल के या घर के बाहर, वो सारे आज उनमें कितने बड़े बड़े गुलाब यानी लाल रंग के फूल आए हुए हैं। उसे ऐसा लग रहा था आज मानो कि सारे मंदिरों की घंटी बज रही है, सब पेड़ों में बहुत बड़े लाल फूल आए हुए हैं, ऐसा उसे मानो लग रहा था। हर हार्ट वॉज थ्रोबिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ, आज उसके दिल में उम्मीद थी, एक नई आशा की, एक नई जीवन की, आज उसके दिल में उम्मीद जगी थी। 10 द ईयर पास, ऐसे ही बहुत सारे साल बीतते चले गए, यानी साल बीतते चले गए। द विलेज बिकम अ स्मॉल टाउन, आज वो गांव एक कस्बा बन चुका था। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकम अ हाई स्कूल, और छोटी सी प्राइमरी स्कूल जो पहली बार उस गांव में आई थी, आज वो एक हाई स्कूल बन चुकी है। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड एंड अ कॉटन गिनिंग मिल, और आज क्या है, एक सिनेमा भी है उस गांव में, यानी जो कि स्मॉल टाउन बन चुका है, वहां पर एक सिनेमा है एक टीन शेड के नीचे। और एक कॉटन गिनिंग मिल भी है, यानी जो रुई से जब हम कॉटन की जो बॉल होती है उसे रुई निकालते हैं, आज वहाँ वो भी मिल लग चुकी है, यानी फैक्ट्री टाइप लग चुकी है। द मेल ट्रेन बिगन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, मेल ट्रेन होती है जो लेटर्स लेके आती है जो ट्रेन, वो भी अब उनके गांव के रेलवे स्टेशन पर रुकती है, यानी काफ़ी अच्छा उनका गांव अब एक बड़ा छोटा कस्बा बन चुका है। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, एक रात को डिनर करते हुए रामलाल अपनी वाइफ से बोलते हैं,
देन शेल आई एक्सेप्ट भीसम्बर्स प्रपोजल, तो वो बोलते हैं क्या मुझे जो भीसम्बर है उसका प्रपोजल यानी उसकी जो वो उसने मुझे प्रपोजल दिया है वो मैं अपना लूँ क्या, मतलब एक्सेप्ट कर लूँ क्या। यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड, तो उसकी वाइफ मतलब उनकी जो पत्नी है रामलाल की यानी भोली की मम्मी है, वो बोलती है बिल्कुल बिल्कुल अपना लो। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, यानी भोली तो बहुत किस्मत वाली होगी जो उसे इतना अच्छा दूल्हा मिलेगा, इतना कमाने वाला मिलेगा। बिग शॉप, इतनी बड़ी दुकान है उनके पास, हाउस ऑफ इज ओन, खुद का घर है। एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, तो मैंने सुना है इतने हजार रुपए तो उनके बैंक में पड़े हुए हैं। मोर एवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, और उसके बाद तो ये और सोचो कि वो हमसे दहेज भी नहीं मांग रही है, तो वो ये सोच रही है। दैट्स राइट बट ही इज नॉट सो यंग, यू नो ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम एंड ही ऑल्सो लिम्स, तो वो बोल रहे हैं कि वो तो सही बात है कि सब कुछ है उसके पास, लेकिन ही इज़ नॉट सो यंग, लेकिन वो इतना जवान तो नहीं है। हमारी भूल तो कितनी छोटी है, यू नो तुम तो जानती हो, वो तो मेरी उम्र का है कम, और वो ही ऑल्सो लिम्स, तो थोड़ा लंगड़ा के भी चलता है। मोर एवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और मैंने सुना है कि जो उसके बच्चे पहली बीवी से हैं वो भी काफ़ी बड़े बड़े बच्चे हैं, उसके पहली बीवी से जो बच्चे हैं, तो यानी सो वॉट डज इट मैटर हिज वाइफ रिप्लाइड, यानी उसकी जो पत्नी है वो बोलते तो क्या हुआ, ऐसा है तो 45 और 50 इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर अ मैन, यानी अगर आदमी 45 और 50 साल का है तो ये कोई बड़ी उम्र नहीं है आदमी के लिए। वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स एंड हर लेक ऑफ सेंस, और हमें तो किस्मत है हमारी माननी चाहिए कि वो दूसरे गांव से है, और वो अपनी भोली के पॉक मार्क्स यानी जो उसके काले धब्बे पड़े हैं शरीर पे उनके बारे में भी नहीं जानता, और उसकी वो जो लैक ऑफ सेंस है उसमें बुद्धि नहीं है इस बारे में भी नहीं जानता। इफ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, अगर हमने ये वाला रिश्ता नहीं अपनाया ना तो वो पूरी जिंदगी कंवारी ही रहेगी, यानी कोई अच्छा रिश्ता नहीं आने वाला है इससे तो उसके लिए। यस बट आई वंडर वॉट वॉली विल से, लेकिन उनके फादर बोले लेकिन मुझे थोड़ा सा ये विचार है कि भोली क्या सोचेगी, भोली क्या कहेगी जब ये सुनेगी। वॉट विल दैट विटलेस वन से, शी इज़ लाइक अ डम काउ, तो उनकी वाइफ बोल रही हैं वो पागल क्या बात है, मतलब क्या बोलेगी आपसे, वो तो एकदम मूर्ख गाय यानी भोली गाय, यानी जो गाय ऐसे बोलते हैं ना कि गाय की तरह बोली, यानी मतलब जैसे गाय कुछ नहीं बोलती, बिल्कुल जानवर की तरह उसे कंपैरिजन की कर रही है उनकी मदर, तो एकदम डम काऊ की तरह है। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल, तो रामलाल थोड़ा सा ऐसे बोलते हैं मन मन में शायद तुम सही हो। In the other corner of the courtyard, भोली lay awake on her coat, listening to her parents' whispered conversation. लेकिन दूसरे ही उस कोर्टयार्ड में उस आंगन के दूसरे कोने में भोली मतलब सो रही थी, तो वो खड़ी होकर मतलब ये सब बातें सुन रही है, बेड से खड़ी होकर अपनी बात अपने मम्मी पापा की जो फुसफुसा के बातें कर रहे हैं वो सुन लेती है। बिसम्बर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर, इसे बताया जो बिसम्बर नाथ है वो काफ़ी अच्छा दुकान है यानी ग्रोसर है, यानी परचूनी का काम करता है। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशन विद हिम फॉर वेडिंग, और वो क्या वो अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ काफ़ी बड़ी पार्टी दे रहा है शादी की, और शादी में आ रहा है, यानी ये ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशन विद हिम फॉर द वेडिंग, यानी काफ़ी रिश्तेदार और काफ़ी दोस्त आएंगे उसके शादी में। अ ब्रेस बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेसन विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, यानी और क्या उसकी शादी में काफ़ी दोस्त आए, यानी शादी हो गई है और शादी मतलब तय भी कर दी उसे बिना पूछे, और शादी में काफ़ी लोग आए, रिश्तेदार आए। ब्रास बैंड होता है यानी ब्रास यानी पीतल होता है, तो ऐसे जैसे पहले के ज़माने में बैंड ऐसे ही होते थे, वो एक पॉपुलर ट्यून बजा रहे हैं इंडियन फिल्म की गाने की, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, यानी एकदम सजा धजा घोड़ा है और उसके ऊपर दूल्हा बैठा हुआ है। रामलाल वॉज ओवर जॉय टू सी सच अ पॉम्प एंड स्प्लेंडर, अब रामलाल को काफ़ी खुशी हो रही है, इतना ग्लैमरस जो बारात आ रही है, इतना शान और शौकत हो रही, तो काफ़ी इंजॉय कर रहा है। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग, उसने तो कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि उसकी जो चौथी बेटी है उसके लिए कभी इतनी बड़ी शादी होगी, इतनी ग्रैंड वेडिंग होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर हु हैड कम फॉर द ओकेशन वर एनवियस ऑफ हर लक, और जो भोली की तीन बड़ी सिस्टर्स हैं वो क्या कर रही हैं, वो उससे ईर्ष्या कर रही है, यानी जल रही हैं अपने उसके लक से, यानी भोली की किस्मत देखो कितनी अच्छी है कि हमारी शादियां भी नहीं हुई इतनी धूमधाम से, तो जो इसकी हो रही है, यानी बेचारी की शादी इतने बड़े आदमी से हो रही है, लेकिन अब वो बहुत अमीर है तो काफ़ी शो ऑफ कर रहे हैं शादी में, तो उसकी जो बड़ी बहन है वो भी उससे ईर्ष्या कर रही है। वैन द ऑस्पिशियस मोमेंट केम द प्रीस्ट सेट ब्रिंग द ब्राइड, लेकिन जब वो अच्छा सा ऑस्पिशियस होता है, पवित्र सा मोमेंट आता है, क्षण आता है, जब जो पंडित है वो बोलते हैं कि दुल्हन को लेके आओ, तो भोली क्लैड इन अ रेड सिल्क इन ब्राइड ड्रेस वॉज लैड टू द ब्राइड प्लेस नियर द सेकेंड फ्राइड, और मतलब तो वो कैसे आ रही है, वो एकदम लाल रंग की सिल्क की एक ब्राइडल ड्रेस पहनी हुई है उसने,
और फिर वो अपनी ब्राइड की जगह पर उस पवित्र अग्नि के पास आकर बैठ जाती है। भोली क्लैड इन अ रेड स्लीकन ब्राइडल ड्रेस वाज लेड टू द ब्राइड प्लेस नियर द सेक्रेड फायर, सॉरी हो गया तो गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रोम्पटेड बिसम्बरनाथ, बिसम्बरनाथ को उसके दोस्त ऐसे बोल रहे हैं कि पहनाओ पहनाओ, मतलब दुल्हन को माला पहनाओ। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड, जो ब्राइड ग्रूम में दूल्हा है वो पीले मैरीगोल्ड होता है गेंदे का फूल, तो पीले जो गेंदे के फूल उसकी तो मतलब वरमाला वो उठाता है जो दूल्हा है। अब वुमेन स्लिप बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड फेस, बिसम्बर टुक अ क्विक ग्लैंस, यानी एक जो औरत होती है वो क्या कर देती है, उसके जो चेहरे पे जो उसने घूंघट ले रखा था उस सिल्क साड़ी का, वेल यानी घूंघट, उसको थोड़ा सा पीछे कर देती है, स्लिप बैक यानी उसको थोड़ा सा पीछे हटा देती है कि वो वरमाला पहना है। और दिसंबर टू का क्विक ग्लैंस, और लेकिन दिसंबर उसी क्षण थोड़ा सा झलक पा लेता है उसके चेहरे की। द गार्लैंड रिमेन पोइज्ड इन हिज हैंड, उसके हाथों में वो जो वरमाला है वो अटक जाती है ना, वो एकदम स्टैचू टाइप हो जाता है। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस, और ब्राइड जो दुल्हन होती है वो अब खुद यानी भोली खुद अपना पूरा घूंघट अपने चेहरे से हटा देती है। हैव यू सीन हर, सेड दिसंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, यानी क्या तुमने इसे देखा है, दिसंबर बोलता है अपने एक दोस्त जो उसके पास में खड़ा था। शी हैज पोक मार्क ऑन हर फेस, देखा तुमने उसके तो चेहरे पर पोक मार्क्स है यानी निशान है। सो वॉट यू आर नॉट यंग आइदर, तो फिर उसका दोस्त बोलता है तो क्या हो गया, तुम भी तो कितने जवान थोड़ी ना हो जो उसके चेहरे की कमी निकाल रहे हो। मे बी बट इफ आई एम टू मैरी हर, हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज। हाँ माना मैं इतना जवान नहीं हूँ उसके बराबर का, लेकिन अगर मैं उससे शादी करूंगा तो उसके पापा को मुझे कितने 5,000 रुपीज यानी डाउरी देनी होगी। जहाँ पर उसकी बात हो रही थी कि एक भी रुपए की डाउरी नहीं मांग रहा है, सिंपल सा है मतलब, लेकिन अब वो उसका चेहरा देख कर यानी क्योंकि वो इतनी सुंदर नहीं है तो उसके वो क्या बोल रहा है कि मैं शादी तभी करूंगा जब उसके पापा मुझे मुझे 5,000 रुपए देंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस हिज टर्बन, रामलाल वहाँ पे जाता है और अपनी सर की पगड़ी उतार कर उसके पैरों में रख देता है। हिज ओनर एट बिसम्बर्स फीट, डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, टेक 2,000 रुपीज। तो बिसम्बर के पैरों में जब वो पगड़ी रख देता है और बोलता है कि हमें ना बेइज्जत मत करिए, यानी अगर आपके घर पे बारात आ गई और फिर शादी के लिए अगर दूल्हा मना कर तो बहुत बेइज्जती की बात हो जाती है। तो वो बोल रहा है कि हमें बेइज्जती मत करे भाई, हमारी 2,000 ले लीजिए, 2,000 पैसे ले लीजिए, नो 5,000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर। वो तो फिर बिसम्बरनाथ बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तो पूरे 5,000 लूंगा, नहीं तो मैं जा रहा हूँ, अपनी बेटी अपने पास रखिए। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज, इफ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। वो बोल रहे हैं कि थोड़ा तो अपने अंदर दयालु भाव रखिए, थोड़ा तो पैशनेट होइए, क्योंकि अगर आप वापस चले गए तो मैं पूरे गांव में अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि मतलब मेरी घर पे बारात आई और वो चली गई, इसलिए वो बोल रहे हैं। देन आउट विद 5,000, तो वो बोलते हैं कि तो ठीक है मैं नहीं जाऊंगा लेकिन मुझे 5,000 दो, जब तो मैं नहीं जाऊंगा। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, रामलाल वेंट इन, ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स, ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम फीट। मतलब अब रामलाल की आंखों से आंसू बह रहे हैं, वो अपना बेचारा क्या कहते हैं, उसने जो पूंजी जोड़ के रखी थी उन उन पैसों को गिनता है और वो जो पैसे लाकर जो दूल्हा है उसके पैरों में रख देता है। ऑन बिसम्बर्स ग्रीडी फेस अपीयर ट्रिम्फेंट स्माइल, यानी अब वो जो भीजम्बर का ग्रीडी यानी लालची जो चेहरा था उसके ऊपर एक ऐसी मतलब जैसे वो जीत गया हो ऐसी स्माइल उसके मुंह पर आ रही है। ही हैड गैम्बल्ड एंड वन, गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस, वो मतलब ऐसा हो जाता है, खुश हो जाता है और ऐसा मानो जीत जाता है, और फिर वो बोलता है लाओ लाओ वरमाला दो अब शादी होगी। वंस अगेन द वेल वो स्लिप बैक फ्रॉम द ब्राइड फेस, अब फिर से दूल्हे की जो दुल्हन का जो चेहरा है उससे घूंघट हटाया जाता है। बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट, लेकिन इस बार उसकी आंखें नीचे नहीं थी। शी वॉज लुकिंग अप, वो ऊपर देख रही थी, लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड की तरफ जिससे उसकी शादी होने वाली थी उस हस्बैंड को वो उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। एंड इन हर आइज देयर वाज नाइदर एंगर नॉर हेट, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, उसकी आंखों में ना तो गुस्सा था ना नफरत थी, सिर्फ एक ठंडी उम्मीद थी, यानी कोल्ड कंटेम्प्ट था। बिशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट अराउंड द ब्राइड नेक, बिशंबर ने अपना हाथ उठाया उसके गले में गार्लैंड डालने के लिए, बट देयर बिफोर ही कुड डू सो, इससे पहले वो कर पाता उसके गले में डाल पाता, बोली हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर। भोली का हाथ इतनी तेजी से आया एकदम लाइट की तरह, उसने गार्लैंड को उठाया और सीधा अग्नि में यानी जो हवन कुंड चल रहा था उसमें फेंक दिया। शी गोट अप एंड थ्रू अवे द वेल, और वो खड़ी हो गई और उसने घूंघट भी मतलब ऊपर से घूंघट हटा दिया और अपना पल्लू नीचे गिर दिया। पिताजी सेड बोली इन अ क्लियर लाउड आवाज, एकदम साफ सुथरी और तेज आवाज में बोली पिताजी। एंड हर फादर मदर सिस्टर ब्रदर रिलेशन एंड नेबर वर स्टार्टल टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टमर,
यानी उसके पापा, उसकी मम्मी, उसकी बहनें, उसका भाई, उनके रिश्तेदार, उनके पड़ोसी सब अचंभित रह गए उसकी बिना हकलाने वाली आवाज़ को देखकर। यानी उसमें थोड़ी सी भी हकलाहट नहीं थी, यानी उसकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर थी, बिल्कुल लाउड थी। जो एक लड़की बिल्कुल हकलाती थी, बोल भी नहीं पाती थी, आज उसकी आवाज़ बिल्कुल मतलब हकला ही नहीं रही थी, वो बिल्कुल स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड बोल रही थी। पिताजी, टेक बैक योर मनी, आप अपने पैसे वापस ले लीजिए पिताजी। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं करने वाली। रामलाल वॉज थंडरस्टॉक, मतलब रामलाल को जैसा झटका सा लगा। द गेस्ट बिगन टू विस्पर, जो गेस्ट होते हैं वो फुसफुसाने लगे, यानी ऐसी आदत होती है रिश्तेदारों की। तो सो शेमलेस, सो अगली, सो शेमलेस ऐसे बोल रहे हैं, देखो कितनी बेशरम है, कितनी बदसूरत है, कितनी बेशरम है। भोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल। तो उसके पिताजी बोल रहे हैं, भोली तुम क्या पागल हो गई हो, यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, क्या तुम अपनी फैमिली की इज्जत को नहीं बचाना चाहती? हैव यू सम रिगार्ड फॉर आर इज्जत, हमारी इज्जत के लिए तो कुछ शर्म करो। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली, आपकी इज्जत के लिए आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लैम ओल्ड मैन, बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, ग्रीडी एंड कंटेप्टेबल कावर्ड एज माई हस्बैंड। आई वॉन्ट, वो बोलती है आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लैम ओल्ड मैन, मैं इस शायद लंगड़े बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए तैयार थी, बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, लेकिन ऐसे लालची, ऐसे मतलब डरपोक आदमी हस्बैंड से मैं शादी नहीं करना चाहती, नहीं करना चाहती। वो 33 बोलती है, व्हाट अ शेमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट शी वाज अ हार्मलेस डम्ब काउ। तो बोल रहे कितनी बेशरम लड़की हो, तो हम तो सब सोचते थे कि तुम हार्मलेस, यानी जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए, यानी किसी की खिलाफ कुछ ना बोले, एकदम डम्ब काउ, मूर्ख जो गाय होती है ऐसी हो तुम। भोली टर्न वॉयलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन, तो बोली है वो मतलब गुस्से में उस बूढ़ी औरत की तरफ टर्न करती है। यस आंटी, यू आर राइट, आप सही बोल रही हैं। यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्राइवन काउ, आप तो सब मुझको यही सोचते हो कि मैं ऐसी गाय हूँ जो जो जैसा चाहेगा वैसा करवा लेगा, मतलब गाय से कंपैरिजन कर रहे हैं उसका, जो कुछ बोलती, जैसे गाय कुछ बोलती नहीं है, बहुत सीधी सादी होती है, जैसा चाहे लोग करवा लेते हैं। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, इसलिए तो आप सब तुले हैं मुझे इस हार्टलेस, जिसके पास दिल ही नहीं है, ऐसे इंसान से मेरी शादी करवा रहे हैं। बट नाउ द डम काउ, द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, लेकिन आज वो डम्ब काउ, यानी वो मूर्ख जो गाय है और जो स्टैमरिंग, जो हकलाने वाली मूर्ख लड़की है, आज वो बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, क्या तुम आप और भी सुनना चाहते हैं? बिसम्बर नाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद दिस पार्टी, जो बिसम्बर नाथ था, जो मतलब व्यापारी था, वो अपनी पार्टी यानी अपने रिश्तेदारों को लेकर वापस चलने लगता है। द कंफ्यूज बैंड मैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग। अब जो बैंड वाले आए थे वो भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, भाई शादी हो रही है कि खत्म हो गई, तो वो सोचे थे शायद खत्म हो ही गई है, तो इसलिए वो अपने सॉन्ग वोंग यानी जो गा रहे थे वो भी बंद करके निकलने लगते हैं। रामलाल स्टूड रूटेड ऑन टू द ग्राउंड, हिज हेड बोर्ड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम। अब रामलाल बेचारा क्या कहते हैं, ग्राउंड मतलब जमीन पर खड़ा है, उसका जो सर है वो झुका हुआ है, किससे झुका हुआ है? ग्रीफ से और शेम से, यानी लाज शर्म से झुका हुआ है। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, मतलब जो अग्नि है वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है, मतलब बुझ गई है। एवरीवन वाज गॉन, सब चले गए। रामलाल टर्न टू बोली एंड सेड, रामलाल भोली की तरफ देख तरफ बोलते, बट व्हाट अबाउट यू, नो वन विल एवर मैरी यू नाउ। अब तुम्हारे बारे में क्या, मतलब तुमने जो करना था कर लिया, हमारी इज्जत को तो छोड़ो, लेकिन अब तुम्हारे बारे में क्या, कोई तुमसे शादी नहीं करने वाला। वॉट शैल वी डू विद यू, अब हम क्या करेंगे तुम्हारे साथ, यानी क्या करेंगे तुम्हें रखकर यहाँ पर। एंड सुलेखा सैड इन अ वॉइस दैट वाज काम एंड स्टडी। अब सुलेखा है, अब वो बहुत शांत और एक अच्छी आवाज में बोलती है, डोंट यू वरी, आप चिंता मत करिए मेरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच। वो बोल रही है कि जब आप बूढ़े हो जाओगे तब मैं आपकी देखभाल करूंगी, आपकी और मम्मी की दोनों की देखभाल करूंगी, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहाँ से मैंने इतना कुछ सीखा है, यानी उसी स्कूल में टीचर की जॉब करूंगी। इजंट दैट राइट मैम, और फिर उसकी उनकी मैम भी वहीं पर खड़ी थी, वो बोलती क्या मैम मैं सही नहीं बोल रही हूँ? द टीचर हैड ऑल अ लॉन्ग स्टोरी इन अ कॉर्नर, क्योंकि जो उनकी टीचर थी वो भी शादी में आई थी और वो कॉर्नर में खड़ी थी वॉचिंग दिस ड्रामा, वो पूरा ड्रामा देख रही थी। यस बोली, ऑफ कोर्स शी रिप्लाइड, वो बोलती क्यों नहीं बोली, बिल्कुल पढ़ाओगी। एंड इन स्माइलिंग आईज was the light of a deep satisfaction that an artist feel when contemplating the completion of her masterpiece। यानी जो हाँ उनकी आंखों में स्माइलिंग आईज, जो उनकी जो टीचर थी वो हंस रही थी तो उनकी स्माइलिंग आईज हो गई थी, उनमें एक बहुत ज़्यादा संतुष्टि थी, बहुत डीप संतुष्टि थी, ऐसी उनकी आंखों में रोशनी थी। जब एक उनको कंपैरिजन किया जा रहा है कि जब एक आर्टिस्ट होता है, जब वो एक कोई पिक्चर बनाता है, तो जब उसकी वो पिक्चर पूरी हो जाती है, एक मास्टरपीस बन जाता है, ऐसी पिक्चर बनती है वो जो मास्टरपीस होती है, यानी उन उससे अच्छी उन्होंने कोई पिक्चर नहीं बनाई हो, ऐसा आर्टिस्ट फील करता है जब मास्टरपीस बन जाता है। तो आज उस टीचर को भी भोली को देखकर ऐसा ही फील हो रहा था कि उन्होंने
क्या लड़की थी और उसको आज क्या बना दिया है। तो ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और इसे के अब्बास ने लिखा है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट होता है। मुझे लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, आपको काफ़ी पसंद आई होगी। बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इस स्टोरी से। अगर आपने लाइन बाय लाइन पढ़ा है तो मुझे लगता है कि अगर एनसीईआरटी लाइंस में अगर आप आंसर लिखेंगे इन वर्ड्स का यूज़ कर कर, तो वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो आएगा, और उसका आंसर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा जब आप एनसीईआरटी का यूज़ करके लिखते हैं। तो थैंक यू।